जो शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, वो है हमारा रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 मतलब अध्याय 3 है। और इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 17 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन को और आपका जो कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आपका डिमांड है पीडीएफ इकोनॉमिक्स का कर दूँगा, तो टीम को मैं बोल चुका हूँ, थोड़ा-सा टीम को टाइम नहीं मिलता है इसलिए नहीं कर पाते। क्योंकि और भी जगह पे काम होता है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला है कि भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपसे अगर पूछे तो आप बताइएगा पानी में चीनी का घुलना, यही तो भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है कि नहीं? एकदम है, अवश्य है। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो जैसे पदार्थ की आकृति की बात करेंगे एवं माप की बात करेंगे, रंग की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे, घनत्व की बात करेंगे मतलब डेंसिटी की बात करेंगे, अथवा प्राकृतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन आदि की बात करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये हमेशा याद रखना है। अब भौतिक गुण में है तो इसमें आकृति के रूप में भी देखिए, माप के रूप में देखिए, रंग के रूप में देखिए, आयतन के रूप में देखिए और घनत्व के रूप में देखिए। और क्या प्राकृतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस में है, उसमें भी परिवर्तन होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बात करेंगे कि भौतिक परिवर्तन अस्थाई है। भौतिक जो परिवर्तन है अस्थाई मतलब इम्परमानेंट, ठीक है, तो अस्थाई है तथा उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, तो इसको आप हटा सकते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगर फिजिकल चेंज अगर हो रहा है तो उसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, उसी पदार्थ में बदलते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन नया निर्माण नहीं करेगा, है ना? चलिए अब देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। ये सच बात है। अगर जल का वाष्प बनना ये भी परिवर्तन का रूप है, पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो वाष्पन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जल को और चीनी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम उसे प्राप्त करेंगे, मिल सकता है हमें, ये ध्यान रखना होगा। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, जो भाग लेने वाला जो पदार्थ है, पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आता है? पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। दूसरा प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन मतलब सबलीमेंस कहते हैं। सबलीमेंट को सबलीमेंट कहते हैं। तो देखिए कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में मतलब परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प मतलब गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। मान लीजिए कुछ ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ जैसे कपूर हमारा ठोस पदार्थ ही है ना, ठोस पदार्थ है, जिन्हें हम गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में आना चाहिए, लेकिन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। क्या होते हैं? सीधे वाष्प में बदल जाता है, मतलब गैसीय अवस्था में हो जाता है, पानी के जगह पे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो कपूर को जलाएगा तो कपूर का अंश जो है गायब हो जाता है। और वाष्प को ठंडा जब करिएगा, वाष्प को जैसे ही ठंडा करिएगा तो करने पर पुनः क्या होगा? सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, फिर डायरेक्ट ठोस अवस्था में आएगा, नहीं कि द्रव अवस्था में आएगा। ये भी जान गया आप। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज क्या कहते हैं? पातज, सबलीमेट, तथा इस प्रक्रिया को
ऊर्ध्वपातन सबलीमेशन कहते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज मतलब सबलीमेट कहते हैं और प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन मतलब सबलीमेशन कहते हैं। देखिए, इस विधि के द्वारा कपूर हो गया आपका, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ जो हैं शुद्ध किए जाते हैं। तो ये सब जो है एग्जाम्पल में है आपका। तीसरा प्रश्न क्या सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बताइएगा, तो ये जान लीजिए केवल 3 ही सही है। दूध स्कंदन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक संरचना में। तो आपसे पूछेगा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण और बर्फ का गलना ये क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण मतलब माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है, ना कि रासायनिक संरचना में होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है केवल 3 ही सही था। जबकि दूध का स्कंदन क्या है? दूध का स्कंदन, दूध का मतलब कहिए, दूध का जो फटना, फट के दही बनना, मक्खन बनना, ये कहने का मतलब। लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ठीक है, दूध का स्कंदन होता है, दूध का फटना होता है, दूध का मक्खन होता है ना, याद रखिएगा, दूध का दही बनना होता है। लोहे में जंग लगना, कागज का जलना आदि जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दूध फटता है, फट के क्या होता है? आपका पनीर बन जाएगा, मक्खन बन जाएगा, इस तरह का हो गया। दूध से घी बन जाता है। तो सारे एग्जाम्पल हैं। दूध जैसे शब्द आए समझिएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है लगभग, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, न कि भौतिक परिवर्तन है। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज का उदाहरण है? अब रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन के हिसाब से भी सही होगा। क्यों? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना ही रासायनिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। सुनिए, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं मतलब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। तो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए इसमें शामिल यौगिक, जो भी यौगिक होते हैं मतलब कंपाउंड जो शामिल होते हैं, अथवा तत्व मतलब एलिमेंट्स होते हैं। तो यौगिक अथवा तत्वों के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित कहिए, चेंज कर सकते हैं। तो पुनर्व्यवस्थित करके नए रासायनिक बंधनों का निर्माण करते हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, नए केमिकल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। वही हमारा हो गया जो क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें देखिए भौतिक परिवर्तन में एक अंतर है और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है। दोनों में अंतर कैसे है? तो भौतिक परिवर्तन में जो है नया पदार्थ नहीं निर्माण होगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। ये बात जरूर ध्यान रखना होगा, छाप लीजिए, है ना। तो आपका इसमें क्या होता है, भिन्न अगर गुण है तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी मतलब परमानेंट एवं अनुत्क्रमणीय क्या है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो अस्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इसमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते हैं। क्या होते हैं? पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते हैं। ये क्लियर हो गए। जैसे सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जियों को पकाने पर क्या होता है,
मुलायम हो जाता है। एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है? सब्जियों को पकाने पे क्या है? मुलायम हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन है। पकी हुई सब्जियों को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया। देखिए, 5वां प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या जिसमें? तो जिसमें ऑप्शन नंबर सी है, वो सही है। दूध को पहले गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो यही है हमारा पाश्चुरीकरण का प्रक्रिया। अब है क्या, जानकारी लेते हैं। तो देखिए, पाश्चुरीकरण की अगर बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ मतलब तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात अचानक ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर ने वर्ष 1864 में, कब? 1864 में की थी। तो लुई पाश्चर ने वर्ष 1864 में की थी। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक है, ये सब सुनिए, अभी तो बताते हैं। अब इतना सुन लिए तो आगे सुन लीजिए, कर ही देता हूँ डिटेल पे जानकारी। पाश्चुरीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, कोई भी जो खाद्य पदार्थ है, जैसे खाद्य पदार्थ मतलब द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में, उसी की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए दूध है, तो दूध को आप गर्म करेंगे तो एक तापमान पे करेंगे, तो निश्चित तापमान पे करेंगे। अब उसमें भी माइक्रो होता है, सूक्ष्म होता है, जीवाणु होते हैं उसमें, है ना? अब जानते हैं। तो एक निश्चित रूप में गर्म करते हैं, फिर अचानक क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं। तो दूध को हम तो गर्म करते हैं, अचानक ठंडा कर देते हैं। उसमें जो उपस्थित जो जीवाणु होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। जो मतलब खराब वाला जो जीवाणु होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और इस विधि की खोज को जो है कहाँ किया गया था? तो फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे एक, लुई पाश्चर। ठीक है, लुई पाश्चर, जो कि कब किए थे? 1864 में। तो 1864 में जो है लुई पाश्चर ही खोज किए थे इस प्रक्रिया का, याद रखना है। इस विधि के अंतर्गत कौन? पाश्चुरीकरण की विधि के अंतर्गत जो है दूध को अगर मान लीजिए 145 फ़ारेनहाइट पे गर्म करिए या 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप गर्म कीजिए, और इतने के तापमान पे, फ़ारेनहाइट के तापमान पे गर्म करिएगा, तो 30 मिनट तक गर्म किया। ठीक है, कितने देरी तक? 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो 30 मिनट तक गर्म करिएगा, अचानक फिर ठंडा कर दीजिएगा। तो समझ में आ गया? तो उसमें जो है सूक्ष्म जीवाणु है वो निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। उसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर दिया जाता है। मतलब उसको क्या कर लिया? ठंडा कर लिया जाएगा। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, तो ठंडा करने का भी एक फ़ारेनहाइट होता है, 55 डिग्री। चलिए, इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। छठा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो हम बताएंगे कि कागज का फाड़ना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। तो देखिए, निश्चित रूप से कागज को फाड़कर उसको पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कागज के फटने से उसके भौतिक स्वरूप, आकृति एवं माप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ना कि कागज के रासायनिक गुणों में। इसलिए यह जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी विकल्प रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप समझ जाइए, जो परिवर्तन हम पढ़े जिसमें कागज का फटना, तो आकार तो बदल गया ना, फटिएगा तो माप नहीं कर सकते उसका। 7वां प्रश्न क्या है, सुनिए। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन मतलब आग जलने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं। तो दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। आग क्या है?
क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए दहन की बात करेंगे, ठीक है? दहन अथवा प्रज्वलन, बर्निंग, मतलब दहन मतलब जैसे होलिका दहन, आग लगाते हैं बहुत ज़्यादा, या प्रज्वलन करते हैं, बर्निंग होता है, आग लगता है, उसी को बोला जाता है दहन। दहन बोलिए या प्रज्वलन बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सामान्यतः दहन तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री, दहनशील क्या है? सामग्री, ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। क्या करती है? ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य जो है अभिक्रिया होती है। तो हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य क्या होती है? अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन थोड़ी है। इसमें आकार, न आपका माप, न रंग, न रूप बदल रहा है, तो कैसे होगा, है ना? तो देखिए, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप आयरन, जो लोहा है, आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन के कारण हो रहा है, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है। जब जल लोहे के संपर्क में आता है तो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन O2, वायु में उपस्थित तथा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलकर लोहे पर एक परत बना देता है। तो परत बना ही देगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो, है कि नहीं? तो याद रखना है कि वो रासायनिक अभिक्रिया का स्वरूप माना जाता है, लोहे पर जंग लगना, है ना? रासायनिक परिवर्तन कहिए, ठीक है? 10वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 10वां प्रश्न है क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग जो है होता है, तो वो बताइए। ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं किस लिए? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। तो क्रोमैटोग्राफी जो है एक क्या है? रासायनिक तकनीक है। क्या है? रासायनिक तकनीक है, केमिकल तकनीक है, जिसके द्वारा क्या करते हैं? रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। पृथक मतलब अलग किया जाता है। यह विधि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि? तो क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करेंगे तो केवल 2 ही पर ही विचार कर सकते हैं, और पे नहीं करिए। क्यों? क्योंकि सुनिए, प्रतिलोम परासारण, ठीक है? क्या है? परासरण। तो इस आंसर का बताइए, 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ही होगा। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, यही आपका सही है। अब ये है क्या? तो देखिए, परासरण की अगर बात करें तो परासरण एक विशेष प्रकार की विसरण है। क्या है? विसरण क्रिया है। विसरण क्या है? क्रिया है, जो क्या है? अर्ध परागम्य। क्या है? अर्ध परागम्य, प्रीमेवल झिल्लियों के माध्यम से विभिन्न सांद्रता वाले 2 विलयनों के मध्य होती है। क्या होती है? सांद्रता वाले 2 विलयनों के मध्य होता है। याद रखना है, झिल्ली के माध्यम से होता है, ये भी जान लीजिए। इसमें जो है विलायक के अणु या कण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। समझ गए? मतलब अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब किसी विलयन पर जो है
पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो पराशरण की क्रिया ठीक विपरीत दिशा में चलने लगती है। अर्थात विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से जो है क्रम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं, मतलब विपरीत काम करने लगेगा। ये आप जानते हैं, ज्यादा दबाव होगा तो। अब प्रतिलोम पराशरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है, ना कि तनु विलयन पर लगाया जाता है। प्रीमीवियल 11वां प्रश्न क्या है? कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? कोलाइडी तन में, तो वो पहले क्या था? गैस में होता है, फिर द्रव अवस्था में होता है कि नहीं? तो गैस में द्रव, गैस हो है उसमें द्रव है, बस यही जान लीजिए। तो कोहरा कैसा है? गैस में द्रव। अब कोहरे की बात हो रही है तो जान लीजिए, कोहरे में जलवाष्प संघनित होकर छोटे जल की बूंदों में बदल जाती है। क्या होता है कोहरा? कोहरा को आप देखे होंगे कि जलवाष्प में होता है और छोटा होता है, और छोटा होकर क्या होता है? वो जल की बूंदों में बदल जाएगा, है ना, जिससे धरातल की दृश्यता प्रभावित होती है। क्या होती है? पृथ्वी का जो धरातल है, जमीन है, वो प्रभावित होता है। जल सतह के निकट स्थित वायु का तापमान जो है उषांक बिंदु तक, वायु का जो तापमान है, हवा का जो तापमान है, उसका उषांक बिंदु तक पहुंच जाता है। एकदम जो बिंदु है उषांक का, वहां तक पहुंच जाता है। तो वायु क्या है? गैस है, तो पहुंचेगा ही। तथा वायु ठंडी हो जाती है, फिर वायु ठंडा हो जाएगा। जब वायु मतलब गैसीय पदार्थ जो पहुंचेगा तो ठंडा होगा। तब इसमें मौजूद जलवाष्प वायुमंडलीय धूलकणों आदि के आपस में क्या होता है? संघनित होता है, संघनित हो जाता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है, हो जाती है, तभी ये बनता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में लटकती रहती है तथा हवा के साथ परिवहन करती है और हवा के साथ वो घूमते रहती है। सुनिए, 12वां प्रश्न है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? अब सोचिए, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डाल दीजिए, और सिल्वर नाइट्रेट डालिएगा तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालिए, मतलब घोल ही है ये भी, नमक का घोल और सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर क्या होगा? दही जैसा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, दही जैसा लगेगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया होता है? तो ये हमारा उदासीकरण अभिक्रिया होता है। उदासीकरण अभिक्रिया मतलब, देखिए इसका डिटेल बढ़िया से सुनिए। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीकरण अभिक्रिया मतलब अम्ल क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, जो कि हम ऊपर पढ़े थे। क्षार क्या है? नमक है। तो यहाँ पे देखिए, नमक एक क्या है? क्षार है, तथा सिल्वर नाइट्रेट क्या है? एक अम्ल है। तो इन्हें आपस में, इन दोनों को, क्षार और अम्ल को आपस में जब मिलाइएगा, उदासीकरण नहीं, उदासीनीकरण कहा जाता है। ठीक है। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण और विस्थापन का साथ साथ जो है होगा अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण और विस्थापन का। अब विस्थापन और उदासीनीकरण का बात है तो चलिए, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं अम्ल और क्षार, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग। अम्ल और क्षार को मिलने पर उदासीनीकरण की क्रिया संपन्न होती है, मतलब पूर्ण होती है। अब सुनिए, जब भी उदासीनीकरण होता है तो उसके साथ विस्थापन की क्रिया भी संपन्न होगा। जब उदासीनीकरण होगा तो भाई विस्थापन की क्रिया भी संपन्न होगा। ये हो गए 14 प्रश्न का बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या है सुनिए। 14 प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है बता सकते हैं? बताइए। तो श्वसन जो है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसका डिटेल हम चलिए जानते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ जो मैं दूंगा वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, ज़्यादा नहीं, एक पेज ऊपर नीचे हो गया, ध्यान रखिएगा। तो देखिए,
ऊष्माक्षेपी अवक्रिया वह अवक्रिया है जिसमें ऊर्जा जो है प्रकाश या ऊष्मा के रूप में निकलती है। बस इतना ही जान लीजिए। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है। श्वसन हमारा क्या है? ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है, क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। बड़ी मात्रा में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। और बात करते हैं 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या है? सुनिए। 15वां प्रश्न है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो हम बताएंगे काला होगा। और क्या होगा? क्या होगा? काला होता है। काला होता है तो सुनिए, कॉपर ऑक्साइड को क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब Cu2O भी कहते हैं। जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तो एक काले रंग की परत जम जाती है। क्या होती है? काले रंग की परत जम जाती है, जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। 16 प्रश्न की बात करते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है, ये हम जानते हैं, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है, मतलब उसमें परिवर्तित हो जाता है, विघटित हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, ये सब जल्दी पढ़ने का कारण है क्योंकि अब हम समाप्त करने जा रहे हैं इसको। 17वां प्रश्न है, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है? तो हम बताएंगे उपरोक्त में से सभी, चाय के लिए, दूध के लिए और पानी के लिए, है ना। ठीक है, इसका डिटेल है कि फास्फेटेज एक जो है एल्कलाइन फेटेज एक एंजाइम है। ठीक है, फास्फेटेज जो है क्या है? एक एंजाइम है। एल्कलाइन फास्फेटेज बोला जाता है, जो कच्चे दूध में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो कच्चा जो दूध है, कच्चे दूध में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है आपका फास्फेटेज। इसका उपयोग सामान्यतः यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि दूध पूर्ण रूप से पाश्चुरीकृत हो चुका है या नहीं, मतलब पाश्चुरीकरण हो चुका है कि नहीं, क्योंकि पूर्णतः पाश्चुरीकृत दूध में यह एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर पाश्चुरीकृत हो जाएगा तो उसमें पूर्ण रूप से तो आपका समझिए एंजाइम नहीं पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग जल की शुद्धता व चाय की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। किसके लिए? चाय की गुणवत्ता को ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। चलिए, तो ये हो गए आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से जो सवाल बन सकते थे वो आएंगे, और ये जितने भी आएंगे इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा।